साथियों नमस्कार, आदाब। साहित्य, कला और संस्कृति के इस मंच पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैंने कभी बुकर प्राइज जीतने की कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये कर सकती हूँ। ये एक बड़ा पुरस्कार है। मैं हैरान, प्रसन्न, सम्मानित और अपने आप को विनम्र महसूस कर रही हूँ। साथियों, ये बातें अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान जीतने वाली भारतीय हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के बोल हैं। उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इस रेत समाधि का अनुवाद अमेरिकन अनुवादिका डेजी रॉकवेल ने किया है। साथियों, रेत समाधि से पूर्व गीतांजलि श्री ने 4 अन्य उपन्यास लिखे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है माई, हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित, खाली जगह। और उनके कहानी संग्रहों में अनुगूज, बैराग्य, यहाँ हाथी रहते हैं बड़ी ही प्रसिद्ध है। इनके कहानियों में और इनके उपन्यासों में मार्मिकता और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता कूट कूट कर देखने को मिलता है। 1957 12 जून मैनपुरी में जन्मने वाली गीतांजलि श्री की पहली कहानी बेलपत्र हंस पत्रिका में सन 1987 में छपी थी। साथियों, रेत समाधि उपन्यास लगभग 739 पन्नों का है और जिसमें 80 साल की बुजुर्ग विधवा चंदा उर्फ चंद्रप्रभा की कहानी है, जो सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है और एक ऐसे अंतहीन अवसाद में चले जाती है जहां से वह निकल नहीं पाती है। लेकिन जब वह निकलती है और जिस निकलने के संघर्ष का जो वर्णन लेखिका ने किया है, वह अत्यंत काबिले तारीफ है। लेखिका ने खूब डूबकर जिस तरह से सारे मन की गहरी गांठें खोली हैं, अपने आप में अद्भुत है। मन में बीते वक्त की सारी बातें दबे ही रहती हैं और जब बातें धीरे धीरे एक एक करके खुलने लगती हैं तो वह पूरे के पूरे वजूद को हिलाकर रख देती हैं। हमेशा की तरह अम्मा के साथ भी यही हुआ। देश विभाजन में सब छोड़कर उन्हें भारत आना पड़ा। शादी हुई, बच्चे हुए, नाती पोते हुए, भरा पूरा परिवार था। लेकिन उनके जीवन के आखिरी चरण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और उनके मन की सारी गांठें एक एक करके खुलने लगती हैं, जिससे ये पूरा का पूरा जो परिवार है वह हिल जाता है। लगता है जैसे भारत पाकिस्तान में हलचल मच गई हो। इसी उपन्यास की ये बातें कि माँ का कोई मकसद था, ऐसा रोजी बुआ की बातों से शक हुआ। एक औरत थकी हुई सालों से दूसरे की लय में अपने को गुमाकर महीनों से बिस्तर पर पड़ी, बाल बराबर सांस पर टिकी, जो अकेले उसकी अपनी है। गेट 52 के पार निकलकर एक के बाद एक से अफसरी बंगले होते हैं और 53-54 से होते होते 1053 1054 हो जाते हैं। साथियों, रिश्तों के बेहद करीब ये उपन्यास अपने कई चरणों में एक से बढ़कर एक ज्वलंत मुद्दों पर हमला करता है। चाहे वो प्रेम के मुद्दे हों, चाहे राजनीति हो, चाहे पितृसत्ता हो, चाहे समाज हो, चाहे महिलाओं की बदतर स्थिति हो, चाहे भारत पाकिस्तान बंटवारे के दंश हों, सब पर वह बड़ा ही सटीक वर्णन करता है। ये उपन्यास ट्रांसजेंडर की समस्या के तो क्या कहने, ट्रांसजेंडर की जो आज के समय की सबसे ज्वलंत समस्या है, उस पर एक उपन्यास एक नई दृष्टि रखने में सफल होता है। साथियों, दिल्ली की गली नुमा आम घर से निकली ये कहानी बॉर्डर पार पाकिस्तान जिस खूबसूरती से पहुंचती है, वही लेखिका की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अम्मा एक जगह कहती भी हैं, जानते हो सरहद क्या होती है? वजूद का घेरा होता है, किसी शख्सियत की एक टेक होती है। अम्मा की बातें भावुकता की मिसाल है। इसी भावुकता को समझने के लिए आपको उपन्यास पढ़ना पड़ेगा कि बंटवारे के पहले पाकिस्तान में रहने वाली चंदा, जिसकी शादी वहाँ के अनवर के साथ होती है, बंटवारे के बाद वह कैसे हिंदुस्तान आती है और पाकिस्तान की चंदा हिंदुस्तान में कैसे चंद्रप्रभा बन जाती है। साथियों, चंदा के चंद्रप्रभा बनने की कथा रेत समाधि है।
अनवर उसे मिला या नहीं मिला, यही उपन्यास का ट्विस्ट है। इसी उपन्यास में गीतांजलि श्री ने भारत पाकिस्तान के आपसी रिश्तों में जो बार बार बदलाव आते हैं उनका बखूबी जिक्र किया है। और मैं समझता हूँ चाहे वो क्रिकेट का मैच हो चाहे दंगे हों, उनको वर्णन करने में लेखिका ने पूर्व के जितने भी बंटवारे पर अपनी अपनी रचनाओं को लिखने वाले बड़े साहित्यकारों में, चाहे मंटो हों, चाहे भीष्म शाहनी हो, चाहे इंतजार हुसैन हो, चाहे मोहन राकेश हों, चाहे किसला शोभती हों, मंजूर एहतशाम हो, राजेंद्र सिंह हो, बलवंत सिंह हो आदि सारे लेखकों की कहानियाँ और उनके पात्र एक फैंटेसी की तरह गीतांजलि श्री ने अपने उपन्यास में चित्रित करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है। साथियों, इस उपन्यास में लेखिका ने निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव कर दिया है। वे सारे पात्रों के मध्य एकदम बतियाते हुए दिखाई देते हैं। इसी उपन्यास की ये पंक्तियाँ पगडंडी चमत्कृत होती है कि कहाँ से आ रही होंगी वे सड़कें, किन वक्तों से, काफिलों से, सरहदों से, और यहाँ कहाँ से मैं आ गई, कितने अलग अलग जीवन पार करते। साथियों, इसी उपन्यास में दूसरी जगह लेखिका गीतांजलि श्री कहती हैं कि आपस में डोर हो और स्नेह हो, अपनत्व हो, तो साथ साथ पौधों को निहारना, साथ साथ हरे हरे होना, साथ चुप रहना भी आपस में एक संवाद है। गीतांजलि श्री की भाषा पे अगर हम बात करें तो उनकी भाषा अत्यंत चमकदार है। रेत समाधि में वे भाषा के स्तर पर कविताई करती हुई वो दिखाई देती हैं। अपने उपन्यास की आरंभिक पंक्तियों में गीतांजलि श्री कहती हैं कि बेटी बेटियां हवा सी बनती हैं, निष्पंद वे दिखाई नहीं पड़ती और बेहद बारीक एहसास कर पाने वाले ही उनकी भनक पाते हैं। पर थमा समा न हो और वे हिल रही हैं, हाय वे हिलती तो हैं, तो आकाश नीचे को झुकने लगता है कि हाथ उठा के आकाश को छू लो। और वहीं वह अपने पृष्ठ क्रमांक 186 पर इसी उपन्यास में वो कहते हुए कहती हैं कि रेत समुद्र में लड़कियां तैरती रहीं, पीली रेतीली लहरों में गिरती संभलती, एक एक के सीटी बजती, धीरे धीरे उनके तन जवाब देते गए और एक एक करके वे डूबने लगीं, एक एक करके सीटी बंद होने लगी। साथियों, गीतांजलि श्री अपने इस उपन्यास में शब्दों के द्वारा उपन्यास कम कंचे ज़्यादा खेलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। रेत समाधि की ये पंक्तियाँ, सूरज उग रहा था और माँ के सामने की छड़ी डाल पर बैठ के ओ और काली हो गई और उसकी आंखें लाल, अपनी लंबी चूं 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 करती वो माँ के गले का सुर लौटाने में जुट गई। साथियों, रेत समाधि एक ऐसी नारी अस्मिता की कहानी है जिसका एक महत्वपूर्ण अंश है नहीं उठूंगी से नहीं ही उठूंगी की एक जादुई कथा है। किस तरह से एक विधवा जो पलंग पकड़ के पूरे जीवन भर पड़े रहती है, अचानक वह एक नए परिवेश में, नए कलेवर में उठ जाती है। यही उपन्यास की जादुई कथा है। भीतर जो है उपन्यास लेखिका, भीतर जो है वही घर को महल बनाता है या दड़बा, बाहर के माप की इसमें कोई दरकार नहीं है। साथियों, यही उपन्यास का असली आंतरिक सौंदर्य है। बुकर पुरस्कार समिति ने इसे भारत का एक बेहतरीन उपन्यास बताते हुए भारत बंटवारे से इसे जोड़ के देखा। ऐसे में ये उपन्यास आज के परिवेश में विघटन और विस्थापन के क्षेत्र में एक रचनात्मक हस्तक्षेप के रूप में दिखलाई पड़ता है। साथियों, अंत में गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि के बाद इस गीतांजलि श्री को खूब ढेर सारी बधाइयाँ समस्त देशवासियों की ओर से, इस उम्मीद के साथ कि फिर जल्द ही इस देश को पुनश्च कोई बुकर और नोबल मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।